हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमबी क्लासेस लेवल और एनएचआरएम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पार्ट यूनिट 10 लेबर मार्केट, जो कि यूजीसी नेट कोड 55 का सिलेबस है। ठीक है, वी ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो अबाउट द मार्केट डेफिनेशन, देन डिमांड एंड सप्लाई, उनके कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई का कर्व क्यों होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस आज हम पढ़ेंगे नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ लेबर मार्केट, देन अनएम्प्लॉयमेंट एंड उसके टाइप्स, और उसके बाद हम 25 PYQ सॉल्व करेंगे। देन वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन टू इकोनॉमिक थ्योरी, मतलब बेसिक से लेकर कैसे जेंडर सोशल कंपैरिजन होता है, फिर हम उसे मेजर कैसे करते हैं, देन थ्योरी क्या है, उसके बाद हम PYQ सॉल्व करेंगे। देन कम टू द नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन लेबर फोर्स। अच्छा, कैसे इंडियन लेबर है, जैसा हम कहते हैं ना, ये लेबर की कैटेगरी में वो आता कैसे है, किस तरीके से मिलके बनता है, उसके बारे में आज हम बेसिक से जानेंगे। तो सबसे पहले लेबर फोर्स होती क्या है, ठीक है। तो लेबर फोर्स क्या होती है, दो जो लोग काम कर रहे हैं प्लस जो काम को सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो एक्चुअली में वर्क है वो लेबर फोर्स कहलाएगी, और जो एक्चुअली में सीकिंग वर्क, जैसे सपोज करो मैं अभी वर्क नहीं कर रही और मैं जॉब सर्च कर रही हूँ, तो आई एम ऑल्सो कम अंडर द लेबर फोर्स। ओके, वर्क फोर्स कौन होगी, जो एक्चुअली में एम्प्लॉयड है। देखो लेबर फोर्स में दोनों आ गए, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, ठीक है। और वर्क फोर्स में क्या हो गया, ओनली एम्प्लॉयड, जो एक्चुअली में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो कहलाएगी हमारी वर्क फोर्स। ये आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए कि लेबर फोर्स के अंदर क्या आएगा। तो मैंने आपको बता दिया, जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं, जो सर्च कर रहे हैं। वर्क फोर्स जो रियली में एम्प्लॉयड हैं। आउट ऑफ लेबर फोर्स कौन है, स्टूडेंट हो गए, होम वर्कर हो गए, डिस्करेज वर्कर हो गए, वो हैव स्टॉप्ड लुकिंग फॉर जॉब। देखो स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स आउट ऑफ लेबर फोर्स है, क्योंकि वो अपनी स्टडी कर रहे हैं, होम मेकर्स, ठीक है, वो हैं। डिस्करेज वर्कर क्या होते हैं, जो जॉब सर्च करना, जो गिव अप कर चुके हैं, जिन्हें अब जॉब करनी ही नहीं है, उन्हें बोलते हैं डिस्करेज वर्कर। वो आउट ऑफ लेबर फोर्स के बाहर हो जाते हैं, ठीक है। देन अगर पूछा जाए आपको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया इज करेंटली अराउंड 55 to 60% फॉर द 15+ एज ग्रुप। अगर हम 15 साल से ऊपर की बात करें तो ये हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है अभी, जो हमारा 55 to 60% है, और गैप है अच्छा खासा रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में। चलो डिटेल में स्टडी। देखो लेबर मार्केट का अगर मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू ओवरव्यू समझाऊं, तो ये होगी हमारी टोटल पॉपुलेशन। देखो ये एग्जाम में आता है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तो आप असेसमेंट रीजनिंग बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका कंसेप्ट ही नहीं है, आप जस्ट रट रहे हो, तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो अगर हम एक मान के चलते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारी इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन होगी। अब वो टोटल पॉपुलेशन में तो नहीं है, लेबर फोर्स टोटल पॉपुलेशन के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं और जो काम को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयड पर अनएम्प्लॉयड, लेबर प्लस सीकिंग वर्क, तो वो हो गई हमारी लेबर फोर्स। लेबर फोर्स के अंदर भी वेन डायग्राम के थ्रू जो एक्चुअली में वर्क कर रहे हैं, वो हो गई हमारी वर्क फोर्स। आउट ऑफ लेबर फोर्स कौन सी होगी, जिन्होंने आप काम नहीं सर्च कर रहे, ना तो जॉब कर रहे हैं ना काम सर्च कर रहे हैं, जैसे डिस्करेज वर्क, गिव अप कर चुके हैं, होम मेकर्स हो गए, ठीक है, जो कि आपको पता ही है, स्टूडेंट्स हो गए, ये हमारे आउट ऑफ लेबर फोर्स आता है। देन सेक्टोरियल कंपोजिशन ऐसे पढ़ते हैं कि हमारा जो इंडिया में 3 टाइप्स की सेक्टर अगर डिवाइड करें स्ट्रक्चर शिफ्ट की, तो हमें पता है कि जो वो है हमारी जो कैटेगरी है वो 3 टाइप्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी आपको पता है एग्रीकल्चर, जो सबसे ज्यादा लोग उसमें एम्प्लॉयड है, लेकिन कंट्रीब्यूशन उसका 20% से भी लेस है। मतलब अगर मान के चले कि हमारी जो इंडिया का सबसे ज्यादा एम्प्लॉयर 44 to 46% है, लेकिन अगर जीडीपी कंट्रीब्यूट की बात करें तो वो लेस देन 20% है। तो ये किसको इंडिकेट करिए, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ टर्मिनोलॉजी आई तो मैं बता दूं, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। जैसे एक फार्म है, ठीक है, उसमें हमारे 5 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन 3 लोग भी उस काम को कर सकते थे। तो ये क्या होगा कि अब मार्जिन जो 3 लोग काम भी उतना आउटपुट दे रहे हैं और 5 लोग भी उतना ही आउटपुट दे रहे हैं, तो जो 2 लोग हैं वो कौन है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, आपको पता है, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, ये क्या है, मिसिंग मिडिल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है। ये बस 23 to 25% पे स्ट्रक होकर रह गई, डेट्स इज कॉल्ड द मिसिंग मिडिल। जो मिडिल सेक्टर होता है, जैसे ये हमारा एग्रीकल्चर, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसमें होती है, सेकंड में हमारे 20 to 25% पे ही अटक के रहेगी ये सेकेंडरी सेक्टर। लेकिन जो हमारा टर्सरी सेक्टर है वो हमारा
जंप कर गया है, मतलब सर्विस सेक्टर अब हमारा बहुत डोमिनेंट हो गया है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ओवर 50% टू द जीडीपी हमारा टर्सरी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर वो कर रहा है, जिसमें एम्प्लॉयज सिर्फ 30% है। तो देखो ये हमारा क्या है, सेक्टरी कंपोजिशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। लुक एट दिस इमेज, वर्कफोर्स शेयर कितना है, सर्विस में 30% है, इंडस्ट्री में 25% है, एग्रीकल्चर में 45% है, लेकिन जीडीपी में कौन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, सर्विस कर रहा है हमारा। इंडस्ट्री तो हमारा एज ए स्टक करके रख गया है, ठीक है, वो मिसिंग सा हो गया है। एग्रीकल्चर हमारा लेस देन 20% दे रहा है। तो इस तरीके से हमारा 75 और वो 30% उसका हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इकोनॉमिक सेक्टर। देन कम टू द नेचर, पढ़े हम नेचर कंपोजिशन पढ़ी है, तो इसके दो टाइप के नेचर होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। रियलिटी बात करूं कि हमारे इंडिया में 90% इनफॉर्मल है वर्कर, ठीक है, लेकिन हम अभी इनफॉर्मल कौन होते हैं, जिनकी कोई भी रिटिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, जिनकी परमानेंट जॉब नहीं होती, जिनकी कोई भी पेड लीव नहीं होती, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होता, पीएफ नहीं होता, ईएसआई नहीं होता, ये कहलाते हैं हमारे इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज सेक्टर। 90% इंडियन वर्कफोर्स इनफॉर्मल, कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। अपनी इंडिया का नीचे की डिवाइड करें। दूसरा नीचे क्या, इनफॉर्मल की बात करें, ऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें लेस देन 10% ही है। ये क्या होते हैं, ये जो हम अभी लॉ पढ़े हैं इतने सारे, वो इनके अंदर आते हैं, कवर्ड अंडर द लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। ये जो 10% है सिर्फ, है ना। और आज के डेट में एक ट्रेंड चला हुआ है, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द फॉर्मल सेक्टर। इवन मतलब मैं अगर बात करूं, बड़ी बड़ी कंपनी है वो भी कैसे पीपुल को हायर कर रही है, एज ए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के बेसिस पे, परमानेंट नहीं करेगी, क्योंकि परमानेंट में क्या उन्हें सारी फैसिलिटी देनी पड़ती है। तो उनका क्या है, तो वो क्या करती है, वो खुद इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द फॉर्मल सेक्टर है, लेकिन वहां पे भी इनफॉर्मल वर्कर काम कर रहे हैं। तो ये हमारा इंडिया की लेबर का नीचे। देखो, लुक एट दिस इमेज, इनफॉर्मलाइजेशन ट्रेंड ओवर 90% विदाउट द सोशल सिक्योरिटी। सिर्फ 10% है जो कि लेबर लॉ, जितने हम लेबर लॉ पढ़े हैं ना, वो सिर्फ 10% एम्प्लॉय के लिए है, 10% वर्कर के लिए है। अदरवाइज सारा हमारा क्या है, फॉर्मल सेक्टर में भी वो लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हायर कर देते हैं, परमानेंट नहीं देते। नो सोशल सिक्योरिटी, नो पीएफ, नो ईएसआई, सिर्फ आपने जॉब करी, जैसे गिग वर्कर हो गए, जोमेटो के वर्कर हो गए, सारा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, ठीक है। देन अब आते हैं जेंडर कंपोजिशन। हमने लेबर फोर्स पढ़ा होता क्या है, फिर हमने नेचर पढ़ा, देन जेंडर कंपोजिशन। अगर बात करें कि फीमेल जो हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में लो है, ठीक है, हैज बीन लो, मतलब कम हो चुका है, कितना 25 to 30% था, लेकिन अब हम फिर से देख रहे हैं 2024 to 2026 फिर से अप हुआ है। मतलब पहले थोड़ा सा फीमेल का लो था, लेकिन अब फिर से अपग्रेड हुआ है, मतलब फीमेल ज्यादा काम कर रही है। अब ये क्या है कि जो फीमेल लेबर सप्लाई कर, वो यूज सेव्ड क्यों है, मतलब अगर मैं बात करूं, वो यूज सेव्ड क्यों जा रहा है फीमेल यूज सेव्ड, क्योंकि देखो एक कॉमन सेंस की बात है। मैं आपको अगर एज ए अपना एग्जांपल लेके बताती हूँ कि देखो जैसे कोई पुअर रूरल फैमिली है, ठीक है, वो तो हाई लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो जॉब नहीं करेंगे तो वो खाएंगे कहाँ से, वो सरवाइव कैसे करेंगे। एज ए सर्वाइवल ट्रिप के लिए वो क्या करती है, जो रूरल फैमिली की जो विमेन होती हैं, वो ज्यादा से ज्यादा काम करती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वुमेन वर्क, हायर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हुआ, अब फैमिली की इनकम होगी राइज। जैसे हम मिडिल फैमिली की बात करें, तो वुमेन क्या करती है, धीरे धीरे काम पे जाना कम कर देती है, मतलब बंद कर देती है ड्यू टू द सोशल स्टेटस। तो अब क्या हुआ, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होगा हमारा, ड्रॉप हो गया। मतलब एक एग्जांपल दूं, जिसके घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, उसके बच्चे हैं, तो वो क्या करेगी, वो जाएगी ना काम करनी। तो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो लेबर फोर्स है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। जैसे ही उनकी इनकम बढ़ने लगी, तो अब वुमेन क्या है, हमारी इंडिया की एक मेंटेलिटी है कि अब क्यों काम करना, जब घर में है मनी, घर में अच्छा खासा बिजनेस है, तो आपको वर्क क्यों करना। तो वहां पे क्या होगा, लेबर फोर्स जो हमारी थी वो डाउन हो गई, ड्रॉप हो गई। फिर एक ऐसी जनरेशन आती है जो हायर एजुकेशन है, जो अर्बनाइजेशन है, फिर दोबारा से वर्कफोर्स में वुमेन री एंटर करती हैं, किसके लिए, प्रोफेशनल रोल के लिए, जैसे डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गए, ठीक है। तो फिर से क्या होता है, हमारा राइज अगेन होता है। डेट्स वाई इट्स कॉल्ड द ह्यूज शिफ्ट। मतलब आप समझ रहे हो, जो हमारे बहुत ज्यादा रूरल फैमिली है वो जॉब करती हैं, जो हमारे मिडिल है, ड्यू टू द सोशल प्रेशर है, आपको क्यों विमेन को क्यों जॉब करनी जब घर में मनी है, तो उस टाइम पे वुमेन क्या होती है, अच्छी खासी एजुकेटेड, अपनी फैमिली, अपना सोशल स्टेटमेंट, अपना लोकेशन की डर से वो अपना जॉब क्विट कर देती हैं। देन
फिर क्या होता है, फिर वो फिर से री एंटर करती हैं जब वो हायर एजुकेशन कर लेती हैं, या जो अर्बनाइजेशन वुमेन होती है जिनके पास अच्छा खासा पीएचडी डिग्री होता है, देन वो फिर से एलपीआर हमारा राइज हो जाता है। तो ये स्ट्रगलिंग कर रहा है हमारा बॉटम ऑफ द यू टू द राइट। देखो इस तरीके से इकोनॉमिक नेसेसिटी है, फीमेल लेबर फोर्स, मतलब जो लेबर फोर्स है वो हमारा बढ़ा क्योंकि उनको खाने के लिए कुछ चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे उनकी इनकम बढ़ी, फैमिली की इनकम बढ़ी, लेकिन सोशल स्टेटस के कारण, अपनी मर्जी के कारण नहीं, सोशल सोसाइटी के नॉर्म्स के कारण। आजकल की वुमेन को देखोगे कि बेचारी जैसी मदर्स हो जाती हैं वो काम पे नहीं जा पाती, उनके पास एजुकेशन है, इनफ कैपेसिटी अर्न करने के लिए बेटर देन द मैन, लेकिन ड्यू टू द सोसाइटल प्रेशर वो जॉब नहीं कर पाती है, ठीक है। तो वो अब यहाँ पे हमारा कर्व क्या हो गया, डाउन हो गया। देन फिर से वो हायर एजुकेशन करती है, मेहनत करती हैं, अर्बनाइजेशन वुमेन, फिर से वो री एंटर कर जाती है। दैट्स व्हाई कॉल्ड द यू शेप्ड वुमेन कर्व, ठीक है। आपको समझ में आ गया ये फीमेल का कंपोजिशन। देन कंपोजिशन बाय अब एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कितने तरह के लोग होते हैं, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड कितने हैं, मतलब कंपोजिशन होता है कितने तरीके से एम्प्लॉयमेंट बना, ठीक है, कितने कितने तरह के लोग हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड हमारे जो इंडिया में वो 50 to 55% है जिनका खुद अकाउंट वर्कर है, ठीक है। अनपेड फैमिली हेल्पर हो गए, हाईएस्ट कैटेगरी है, जैसे खुद की दुकान है, फॉर्म है, अपने खेत है, फील्ड है अपना, तो वहां पे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, कहता है हमने खुद ही कर रखा है, और ये सबसे ज्यादा है हमारे इंडिया में, ठीक है। देन कैजुअल वर्कर जो डेली वेज कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, एग्रीकल्चर में, ये लीस्ट जॉब सिक्योरिटी है, जो डेली वेजर है, जो लेबर। देखो एक होती है फैमिली खुद का, ठीक है, वो हो गए सेल्फ एम्प्लॉयड। कैजुअल हो गए जो डेली डेली काम करते हैं, डेली के बेसिस पे उनको मनी मिलता है, वो सबसे ज्यादा उनकी जॉब सिक्योरिटी भी कुछ नहीं रहती। देन आते हैं हमारे रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड, जो कि 21 to 24% है। ये प्रिविलेज है, माइनॉरिटी विद मंथली, मतलब ये बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें मंथली पे चेक अच्छा मिलता है। तो अगर मैं बात करूं 2026 अपडेट की, तो वहां पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग बिकॉज द गिग इकोनॉमी। आपको पता है कि अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फिर से आ रहा है, लोग उबर ड्राइवर हो गए, जोमेटो डिलीवरी पार्टनर, और ये अपने आप को टेक्निकली सेल्फ एम्प्लॉयड मानते हैं। तो अब आपको पता चल गया सेल्फ एम्प्लॉयड सबसे हाईएस्ट है, देन हमारे कैजुअल एंड देन रेगुलर। नेचर में जैसे अभी हमने फॉर्मल इनफॉर्मल पढ़ा, ऐसे हम नेचर में रूरल एरिया की कैसी लेबर होती है, अर्बन एरिया की कैसी होती है, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो अब रूरल एरिया में डोमिनेटेड बाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और कैजुअल लेबर। ज्यादातर जो रूरल एरिया का अगर बात करें तो वो कैसे होंगे, तो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे या फिर डेली वर्क करते हैं, काम करते हैं, वो लोग होंगे, ठीक है। माइग्रेशन जो होता है रूरल एरिया में मोस्टली सीजनल, जैसे सीजनल पर कोई फसल आती है, या सर्कुलर जब रिसेशन मतलब वो होता है जब भी हमारा रूरल एरिया माइग्रेट करती है, ठीक है। अर्बन एरिया में हाईएस्ट शेयर ऑफ रेगुलर सैलरी, सबसे ज्यादा अर्बन एरिया में कौन है, जो हाई मतलब रेगुलर बेसिस पे जो जॉब करते हैं वो हमारा अर्बन एरिया में। लेकिन यहाँ पे हाई स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, जैसे यहाँ पे क्या होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जैसे कोई फसल आई जब काम कर रहे हैं, और जब फसल चली गई तो बेचारे खाली बैठे हैं, ये रूरल एरिया में होता है। अर्बन एरिया में हायर स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, लोगों के पास डिग्री तो है लेकिन इंडस्ट्री को जो स्किल चाहिए वो नहीं है, मतलब मिसमैच है, लोगों के पास BA MA की डिग्री है लेकिन इंडस्ट्री को चाहिए डाटा एनालिस्ट, ठीक है। तो ये कहलाता है जो अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट है। अच्छा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट इज अर्बन एरिया यूजली हायर देन द रूरल एरिया, आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन एरिया में ज्यादा है कंपेयर टू रूरल एरिया, बिकॉज रूरल पीपल हाइड देयर अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। मतलब रूरल पीपल अपने आप को ऐसा नहीं कहते कि मैं खाली बैठा हूँ, वो क्या करेंगे, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने बता दिया एग्रीकल्चर में काम करें जहाँ 5 लोग काम करें, यहाँ पे सिर्फ 3 लोगों की जरूरत है, 3 लोग भी उतना आउटपुट दे रहे हैं, 5 लोग भी इतना आउटपुट दे रहे हैं। डेट्स वाई ये हाइड कर रहे हैं अपना अनएम्प्लॉयमेंट, किसके फॉर्म में कि यस हम तो एक घर में 3 भाई हैं तो सब कहते हैं हम खेती कर रहे हैं, ठीक है। तो तीनों भाई खेती कर रहे हैं ना, लेकिन अगर एक भाई भी करेगा तब भी उतना आउटपुट आएगा, तो ये बेसिस माना जाए तो अर्बन में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा। देन क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स, अगर स्किल गैप की बात करूं तो हायर, अगर किस तरीके की लेबर फोर्स है आपको पता है, आपको जान के हैरानी होगी कि जितना ज्यादा हाई एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट है, सबसे ज्यादा हाईली एडुकेटेड मतलब जितनी ज्यादा डिग्री है उतनी ज्यादा लोग घर पर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये काम मैं कम से कम इतनी रेट से नीचे तो नहीं कर सकता, मैंने इतनी मेहनत करी, जिसके कारण वो क्या रहता है अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। तो जितनी ज्यादा हाईएस्ट डिग्री वाले लोग ही अनएम्प्लॉयड रहते हैं हमारी इंडिया में। ओनली
5% ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स हैज अंडरगोन द फॉर्मल वोकेशन ट्रेनिंग, क्योंकि सिर्फ 5% है जितने भी हमारे इंडिया के एजुकेटेड हैं कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर जाते हैं। तो आपको पता है इंडियन लेबर फोर्स हाईली रिजिलेंट है बट लोली स्किल है, स्किल नहीं है उसके पास। डेट्स वाई हमारी जो इंडिया है वो स्ट्रगल कर रही है लेबर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में कंपेयर टू द चाइना और वियतनाम, क्योंकि इंडिया के पास स्किल नहीं है, सिर्फ एजुकेशन है। ठीक है, अब ये हमने क्या पढ़ा, नेचर एंड कंपोजिशन, रूरल अर्बन के बेसिस पे पढ़ा, जेंडर के बेसिस पे पढ़ा हमने, फॉर्मल इनफॉर्मल के बेसिस पे पढ़ा। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। देखो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ए पर्सन इज अनएम्प्लॉयड ओनली इफ दे आर विदाउट वर्किंग, करेंटली अवेलेबल फॉर वर्क, एक्टिवली सीकिंग वर्क। सबसे पहले बेरोजगार कौन कहलाएगा, जो जिसके पास अभी काम नहीं है करेंटली में, ठीक है, लेकिन वो काम ढूंढ रहा है, ठीक है, वो कहलाता है बेरोजगार। जो ढूंढ नहीं रहा वो बेरोजगार नहीं कहलाएगा, याद रखिएगा। जो काम सर्च कर रहा है वो बेरोजगार है। वर्क करेंटली है विदाउट, उसके पास कोई काम नहीं है, तो उसने जॉब्स छोड़ दी है या दूसरी बेटर जॉब की उसमें, तो वो कहलाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। नॉन वर्कर कौन होते हैं, जो जॉब के लिए ढूंढ ही नहीं रहे, वो कहलाएंगे नॉन वर्कर, मतलब वो वर्कर की कैटेगरी में आने ही नहीं, जैसे स्टूडेंट हो गया, होम मेकर्स हो गए, जो हाउसवाइफ हो गए, डिस्करेज वर्कर हो गए, ये हमारे आउट ऑफ लेबर फोर्स है, ना कि एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालते कैसे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकालेगी, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन बाय द लेबर फोर्स। आपको पता है लेबर फोर्स कौन होती है, अभी मैंने आपको पता है कि जो एक्चुअली में जॉब कर रहे हैं और जो सर्च कर रहे हैं, मतलब यू कैन से एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड को मिलकर लेबर फोर्स बनती है। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट से कितने अनएम्प्लॉयड पर्सन है, डिवाइडेड बाय एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड इनटू 100। तो अगर आपको फॉर्मूले पूछे जाएंगे तो आप पेन कॉपी लो और इनके फॉर्मूले नोट डाउन करो। ठीक है, हम पढ़ेंगे, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शन, स्ट्रक्चर, साइक्लिकल, सीजनल, डिस्गाइज, अंडर एम्प्लॉयमेंट, सबको डिटेल में हम स्टडी। सबसे पहले फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, टेम्पररी सर्च। सपोज करो कोई पर्टिकुलर पर्सन उस प्रोसेस है जो वो अपनी एक जॉब में काम कर रहा है, ठीक है, अब उसने उस जॉब से मूव करके दूसरे जॉब में जा रहा है या पहली बार कोई जॉब पे जा रहा है, वो कहलाएगा फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब ये शॉर्ट टर्म कहलाता है। सपोज मैं एक यूनिवर्सिटी में वर्क करती हूँ, मैंने उस यूनिवर्सिटी से रिजाइन दिया, अब मैं दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो जो उसके बीच का जो ड्यूरेशन है पहली यूनिवर्सिटी को छोड़ना और दूसरी यूनिवर्सिटी तक जाने तक, वो कहलाएगा फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन है उसमें क्या है, हम दूसरी वर्कफोर्स को सर्च करने के लिए अपना जॉब क्विट कर रहा है, तो ये क्या कहता है, सर्च अनएम्प्लॉयमेंट दैट ऑकर व्हेन वर्कर आर इन द प्रोसेस मूविंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर एंटरिंग द वर्कफोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर आप फर्स्ट टाइम कहीं जॉब सर्च कर रहे हो तब भी वो फ्रिक्शन कहलाएगा। ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म होती है, ये वॉलंटरी होती है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ ना, ये क्यों करते हैं हम, बेटर जॉब पाने के लिए। ठीक है, ये हो गया फ्रिक्शन। तो अगर आपको पूछा जाए कि इन द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इवन इन द हेल्थी ग्रोइंग इकोनॉमी बिकॉज इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब इज नॉट अ परफेक्ट, आपको पता है ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसलिए भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमें अपनी जो जॉब है, जॉब के बारे में हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। सपोज मैंने कोई जॉब छोड़ी हुई है और मुझे बेटर करनी है, लेकिन मुझे नॉलेज नहीं है कि कहाँ पे मुझे जॉब अच्छा मिलेगा, तो ये मेरा क्या है, फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट। देन जॉब ट्रांजिशन, जैसे ये इसने इस जॉब को जॉब छोड़ा या जॉब सर्च करने जा रहा है, सर्चिंग टाइमिंग, ये हमारा कहलाएगा फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट। जब तक वो इसमें चला गया तो फिर वो एम्प्लॉयड हो गया। ठीक है, देन कम टू द स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको बताया ये ज्यादातर अर्बन एरिया में बहुत कॉमन है। स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, स्किल मिसमैच, मतलब आपका स्किल है जो वर्कर का और जो एम्प्लॉय स्किल को सर्च कर रहा है उनमें मैचिंग नहीं हो रही है। मतलब अगर आप सपोज करो आपने MA MCOM किया हुआ है, इंडस्ट्री चाहती है कि आपको डाटा एनालिसिस चाहिए, स्किल टेक्नीशियन चाहिए, तो इनके बीच में वो जो मिसमैच आ रहा है इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। दिस ऑकर व्हेन देयर इज अ फंडामेंटल मिसमैच बिटवीन द स्किल दैट द वर्कर हैव द स्किल, मतलब वर्कर के पास जो स्किल है और जो एम्प्लॉयर दे रहा है उनके बीच में जो मिसमैच होता है उसे बोलते हैं स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर में ही अनएम्प्लॉयमेंट है, इसमें कोई पर्सन की कमी नहीं है ना वर्क एम्प्लॉयर की कमी है, स्ट्रक्चर ही ऐसा है। इंडिया इस टाइम सबसे ज्यादा हाई स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट फेस कर रहा है क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत सारे जनरल ग्रेजुएटेड ही हो रहे हैं,
ठीक है, MA, MCOM। बट इंडस्ट्री की डिमांड कैसी है? टेक्निकल, डाटा एनालिस्टिक स्किल, जो कि अभी हमारे इंडिया में बहुत कम है। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है जिसके कारण हमारे जो पुराने स्किल है वो एब्सोल्यूट हो गए, उनकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जैसे टाइपिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उससे देखो ऐसे लेबर सप्लाई के पास ये डिग्री है लेकिन इसको चाहिए मैकेनिकल। तो जब इनके पास जो डिग्री इनफ मैच नहीं कर पा रही, तो इसी गैप को हम बोलेंगे स्ट्रक्चर, लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड के बीच का जो गैप है वो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। देन कम टू द साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल क्या होता है? जब ये बिजनेस साइकिल जो हमारी इकोनॉमी है उससे इंपैक्ट में आता है, जैसे रिसेशन आ गया, कोविड आ गया था, डाउन टर्न्स आ गए, इकोनॉमी फॉल हो गई, जो वॉर चल रहा है, इसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उससे हम बोलते हैं साइक्लिकल। मतलब ये आपको पता है एक साइकिल की फॉर्म में चलता है। अनएम्प्लॉयमेंट लिंक विद द मैकेनिज्म राइज साइक्लिक ड्यूरिंग द इकोनॉमिक सेशन। जैसे इकोनॉमिक रिसेशन आ गया तो ये अनएम्प्लॉयमेंट बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा डाउन टर्म फेल कब होगा? जब इकोनॉमी हमारे एक्सपेंसिव जब फीस में जाएगी, जब इकोनॉमिक एक्सपेंड करेगी। जैसे मैं बता रही हूँ आपको, वॉर है, ठीक है, कोविड था, तो इनमें भी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट इंप्रूव हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा था। इट ऑकर व्हेन देयर नॉट इनफ एग्रीगेट डिमांड इन इकोनॉमी टू प्रोवाइड जॉब टू एवरीवन हु वांट टू। ये कब होता है? जब लोगों की जो डिमांड है, ठीक है, इतनी मतलब इकोनॉमी ने उसके पास इतना काम नहीं है वो जो लोग चाहते हैं उन्हें काम दे दे, इतना इनफ डिमांड नहीं है इकोनॉमी में कि इतनी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड नहीं आ रही है, या फिर किसी का बिजनेस सेटअप, कोविड में सारा बिजनेस बंद पड़ा था, ठीक है, तो वो जो वर्क दे रहे हैं उनको प्रोवाइड करा सके। दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। आपको पता है एक हमने ओकन लॉ अभी बताती हूँ, उसमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर आपकी बेरोजगारी 1% डाउन होती है तो आपकी जीडीपी 2 to 3% बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड राइज इन जीडीपी, ये ओकन लॉ ने हमारे बोला था। देखो इस तरीके से अब एक्सपेंशन हो रहा, ठीक है, चल रहा था अच्छा खासा टाइम, अब ये रिसेशन आया तो कोई हायरिंग नहीं हो रही, तो ये जो है वो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट इससे आएगा फिर हो जाएगा। ठीक है, come to the seasonal unemployment. Seasonal क्या होता है? When the demand of for labor change according to time of year or specific season. जब किसी लेबर की डिमांड किसी सीजन के बेसिस पे या ईयर के टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है तो उसे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें, एग्रीकल्चर, तो आपने देखा होगा कि वर्कर आर बिजी ड्यूरिंग द सोइंग एंड हार्वेस्टिंग बट रिमेन आइडल नॉन हार्वेस्टिंग मंथ। जब आपकी कटाई होती है, बुआई होती है, जब भी वर्कर बिजी रहते हैं, अदरवाइज वो खाली बैठे रहते हैं। तो ये क्या है? सीजनल, मतलब एक ऐसा 365 दिन में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन्हें वो खाली बैठते हैं। टूरिज्म हॉस्पिटल की बात करें तो जॉब्स इन हिल स्टेशन, हॉलीडे रिजॉर्ट डेट वेनिश ड्यूरिंग द ऑफ सीजन। आपको पता है कि जो हिल स्टेशन है उनमें जॉब्स है या हॉलीडे रिजॉर्ट है वो वेनिश हो जाते हैं ऑफ सीजन में। ठीक है, देन नेचर, देखिए साइकिल का अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये प्रिडिक्टेबल है। ठीक है, सबको पता है कि इस टाइम जैसे वहां पे बर्फ बारी होती है तो लोग नहीं जाते टूरिस्ट में, इस टाइम पे बरसात होगी तो लोग नहीं। ये नोन पैटर्न है, कोई ऐसा अचानक एक डिजास्टर नहीं है। सबको पता है कि यस इन टाइम में हमारे हम लोगों के पास बहुत सारा आइडियल टाइम। देखो पीक सीजन है, काम कर रहा है, ऑफ सीजन में बेचारा घर पे बैठा हुआ, तो ये हमारा हो गया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देन कम टू द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर कर्ज से बोलते हैं। ई सिचुएशन वेयर मोर पीपल आर एंगेज इन एक्टिविटी देन एक्चुअली रिक्वायर। मतलब एक घर में अगर सपोज करो 5 बच्चे हैं, ठीक है, तो अगर उसमें क्या है, 5 बच्चे लगे हैं, लेकिन एक्चुअली में 3 लोग भी अगर उसमें काम करेंगे एग्रीकल्चर में तब भी वो इनफ है, लेकिन 5 कर रहे हैं, तो जो 2 लोग हैं ना उनकी तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो गई। सपोज मैंने बताया 5 पीपल आर वर्किंग ऑन फार्म, ओनली 3 नीड टू प्रोड्यूस सेम आउटपुट। 3 काम कर रहे हैं तब भी सेम आउटपुट आ रहा है, 2 और एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तब भी सेम आ रहा है। इसका मतलब 2 जो एम्प्लॉयड हैं उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है? 0। तो एग्जाम में याद आता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कब माना जाता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, तो आपको पता होना चाहिए जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपकी 0 हो जाएगी, जब वो माना जाएगा। तो ये कहाँ पर जाता है? हमारे प्राइमरी सेक्टर, जैसे अभी हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पढ़ा, तो एग्रीकल्चर में ये बहुत कॉमन है। लुक एट, देखो अब ये 3 लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग ऐसे ही खड़े हुए हैं, तो इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी? 0 हो गई। तो ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है इन दोनों। अब आते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया? जैसे सपोज करो मैं आपको बेसिक बता दूं कि सपोज मेरे पास बहुत हायर डिग्री है लेकिन मैं कहीं ना जाकर टाइपिंग का काम कर रही हूँ, तो हूं ना मैं अंडर एम्प्लॉयड, क्योंकि मेरे पास स्किल तो इनफ है लेकिन मैं काम कैसा कर रही हूँ जो बहुत ज्यादा
लो लेवल का काम है, ठीक है। तो अब इसमें भी दो टाइप के अंडर एम्प्लॉयमेंट होते हैं, मतलब जो मेरी कैपेसिटी है अगर मैं उससे कम कहीं जाके वर्क कर रही हूँ तो मैं कम अंडर था अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो ये भी टू टाइप्स का है, विजिबल एंड इनविजिबल। विजिबल क्या होता है? द पर्सन वर्क फ्यूअर्स आवर्स देन दे आर विलिंग टू वर्क, ठीक है। वो जितना वो काम करना चाहती है, जैसे मैं ज्यादा काम करना चाहती हूँ लेकिन मैं सिर्फ कुछ घंटे के लिए काम कर रही हूँ, तो ऐसे एक बात करो, मुझे पार्ट टाइम मुझे 8 घंटे का काम करना है लेकिन मुझे सिर्फ 2 घंटे का एक ही दिन में काम करने के लिए मिल रहा है, तो ये हो गया विजुअल अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब मुझे दिखाई दे रहा है ना। तो ये हम किसके थ्रू मेजर करते हैं? सीडीएस के थ्रू, जिसे मैं अभी डिटेल में पढ़ाऊंगी। मतलब डेली के बेसिस पर देखते हैं कि कितना एम्प्लॉयड है कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। इनविजिबल क्या हो गया? द पर्सन वर्क फुल टाइम, मतलब यहाँ पर पर्सन पूरा टाइम काम कर रहा है लेकिन उसकी इनकम बहुत लो है, स्किल आर अंडर, उसकी स्किल यूज ही नहीं हो रहे, तो वो इनविजिबल है। विजिबल क्या हो गया? सपोज करो वर्क उसने कुछ ही घंटे काम किया लेकिन वो काम करना तो चाहता है, बट उसने कुछ ही घंटे काम किया, उसे पैसा मिल गया। फुल टाइम सीकर वर्कर, उसे चाहिए था रेगुलर जॉब लेकिन उसे कोई पार्ट टाइम मतलब जॉब मिल गई, तो फिर विजिबल है, शो करा। इनविजिबल क्या है? वो पूरे टाइम वर्क कर रहा है लेकिन उसकी इनकम बहुत लो है, मतलब उसके स्किल यूटिलाइज ही नहीं हो रहे हैं। तो जैसे पीएचडी होल्डर की बात करूँ, अगर वो एज ए पियोन काम करे तो हो जाएगा, या क्वालिफाइड इंजीनियर वर्किंग एज ए डाटा एंट्री क्लर्क काम करे तो फुल टाइम में, तो ये कहलाएगा इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। लुक एट दिस इमेज, फुल टाइम है लेकिन उसने सिर्फ 2 घंटे काम किया, तो ये और बाकी घंटे खाली बैठा है, अंडर अनएम्प्लॉयड हो गया, अंडर एम्प्लॉयड। इनविजुअल मतलब फुल टाइम काम कर रहा है लेकिन उसकी इनकम क्या है? लो है, पीएचडी होल्डर, ठीक है। तो ये हमारे अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब एजुकेशन पैराडॉक्स इन इंडिया की बात करूं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज, मैंने आपको बताया जितना हायर एजुकेशन जा रही है उतनी ज्यादा बेरोजगारी हो रही है। क्यों? क्योंकि एक तो हमारा जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है ना, वो स्किल बेस्ड ही है। वो क्या है, सिर्फ आप कैसे भी, आपने देखा हो इतनी फ्रॉड यूनिवर्सिटी है, कुछ कुछ ऐसे, सिर्फ आप जाओ भी नहीं, आपको मार्क्स आ जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। जैसे सपोज करो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे बच्चे जो एमबीए कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता होगा कि एचआर होता क्या है, एचआरएम क्या होता है, उन्हें बेसिक से ही नहीं पता होगा, और उनके पूछोगे तो आपको 70% सीजीपीए आ जाएगा। तो ये कैसे? इसी के कारण अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अगर आप रेगुलर स्टडी करते हो, तो अगर आपने रेगुलर स्टडी किया भी ना, तब भी आप नेट क्वालिफाइड हो जाओगे अगर आप अच्छे से पढ़ो एमबीए। तो जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उन्हीं की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिग्री बहुत सारी ले रखी है। बहुत सारे लोगों को तो बहुत शौक होता है बहुत सारी डिग्री इकट्ठी करने का। और हमेशा ही रखना, जो इलिटरेट और प्राइमरी एजुकेटेड पीपल हैं उनकी लोअर एम्प्लॉयमेंट रेट है। क्यों? क्योंकि भाई उन्हें तो जिंदा रहना है, जो सिर्फ 8 तक पढ़े हैं, 5 तक पढ़े हैं, या फिर जो इलिटरेट है, वो उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है अकॉर्डिंग टू जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार से, ठीक है। क्योंकि उन्हें क्या करना है? सर्वाइव करना है। तो हाईली एजुकेटेड यूथ हैव हायर रिजर्वेशन पेज। क्यों हो रहा है? तो सपोज करो मैं बहुत ज्यादा मैंने एजुकेशन ले ली, अब मेरे एक फिक्स होगा कि मैं इतनी रेट से कम तो नहीं मार्केट में जा सकती, मतलब मुझे कम से कम इतना तो चाहिए, मैंने इतनी पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी, ये हम सबका पॉइंट ऑफ व्यू है। आपने देखा होगा जब आप एमबीए कर लेते हो तो आपको लगता है ना, कम से कम यार 20 to 25% तो मिलना चाहिए, 25,000 पर मंथ, तो बेसिक बता रही हूँ, मिनिमम इतना तो होना चाहिए। तो ये होगा रिजर्वेशन बेस। तो वो क्या करते हैं फिर? क्या करते हैं बच्चे? वेट करते हैं गुड जॉब का, जिसके कारण क्या होता है? हमारा हाईली रिकॉर्डेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। देखो इंडियन जो इलिटरेट है प्राइमरी, वो लो स्किल है लेकिन वो क्या कर रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट रेट उनकी बहुत कम है। अब उन्होंने पढ़ाई करी, प्राइमरी करा, सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट करता कर लिया। अब वो क्या करते हैं? वो वेट करते हैं कि कम से कम मैंने इतना स्टडी किया तो मुझे इतना पैसा तो मिलना चाहिए। और बात भी फैक्चुअल है कि आप मेहनत क्यों कर रहे हो? अच्छा कमाने के लिए। लेकिन इसी की वजह से क्या होता है? हमारे इंडिया में हायर एजुकेशन की रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट दोनों ज्यादा है। कुछ थ्योरी है एडवांस में, जैसे कि हमने अब सब पढ़ लिया। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ रहा था ओकन लॉ, भी मैंने आपको बताया। इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है? कि जैसे ही आपका अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी के बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट अगर आपका 1% भी कम हुआ, मतलब बेरोजगारी अगर 1% कम हुई, तो जीडीपी ऑटोमेटिकली 2 to 3% अप्रॉक्स बढ़ जाएगी। ये ओकन लॉ कहलाता है। फिलिप्स कर्व क्या है हमारा? ये ओकन लॉ हो गया, फिलिप्स कर्व हो गया। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जितना ज्यादा हाई इन्फ्लेशन होगा उतना ज्यादा लोअर अनएम्प्लॉयमेंट होगा। देखो इस तरीके से इन्फ्लेशन रेट हमारी बढ़ रही है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ही है। तो हाई इन्फ्लेशन रेट है तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारी कम है, इस तरीके से कर। और लोअर इन्फ्लेशन में हायर
अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो मतलब इनके बस आप याद रख लो कि क्या ये कीवर्ड कह रहा है। देन कम टू द अदर है लेविस मॉडल। लेविस मॉडल ने बोला कि डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है वो हमारी शिफ्टिंग हो गई जो सरप्लस लेबर है, मतलब जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री विदाउट द इंक्रीजेज वेजेस। मतलब जो वहां पे मैंने भी डिस्काउज अनएम्प्लॉयमेंट बताई थी ना कि जैसे जहां 3 लोग सेम आउटपुट दे रहे हैं वहां पे 5 लोग काम कर रहे हैं, जो 2 लोग हैं वो धीरे धीरे कहाँ आ रहे हैं, इंडस्ट्री में बिना वेजेस के इंक्रीज होने के लिए। तो लेबर सरप्लस एक्स्ट्रा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ट्रेडिशनल मतलब ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट था, तो यहाँ पे क्या चला था, लो प्रोडक्टिविटी सब्सिडी फार्मिंग। मतलब यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं, अगर ये लोग खड़े हैं खाली, इनकी तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो गई। ठीक है, तो ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट था। अब ये शिफ्टिंग सरप्लस लेबर कहाँ आ गई, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, मॉडर्न इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रियल काम कर रहे हैं, हाई प्रोडक्टिविटी केबल अक्यूमुलेशन, तो इससे क्या होगा, ये हमारा कहलाता है लेविस मॉडल। तो स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो किसके थ्रू हुआ है, लेबर माइग्रेशन के थ्रू वो जाके काम। अब आता है मेजरमेंट कैसे करते हैं। अभी हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी है, तो मेजर कैसे करते हैं कि लेबर फोर्स कहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, कहाँ आपका एम्प्लॉयमेंट रेट है। ठीक है, देन इवोल्यूशन रेट फ्रॉम एनएसएस। अगर हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो लेबर डाटा वाज कलेक्टेड बाय एनएसएस। तो पहले क्या करता था, जो हमारा लेबर डेटा था वो हमारा किसके थ्रू कलेक्ट होता था, एनएसएस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। हर 5 साल में एक बार हम लेबर करते थे, कितनी अनएम्प्लॉयड है, कितनी एम्प्लॉयड है, कितनी अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अब 2017 की बात करूं, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे आ गया। वो लॉन्च किसने किया था, एनएसओ ने किया था, हमारा मोर फ्रीक्वेंट डाटा। अब पहले क्या था, 5 साल में एक बार करता था नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। अब क्या हुआ कि 2017 से हमारा पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ, मतलब जिसे पीएलएफएस बोलते हैं, जो हमारा कैसे डाटा को मेजर कर रहा है, एनुअल फॉर रूरल अर्बन, क्वार्टरली फॉर द अर्बन। ठीक है, एनुअल में या क्वार्टरली मेजर कर रहा है डेटा को। ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें क्या मेजर द डायनामिक ऑफ द लेबर मार्केट इन द शॉर्टर टाइम फ्रेम इन द करंट वीकली स्टेटस। तो अब वो क्या कर रहा, मेजर कर रहा था कि यस वीकली के बेसिस पे कितने टाइम तक लेबर हमारी मार्केट में रहती है। तो ये हमारी चीजें थी जिसके थ्रू मतलब यहाँ से स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, एनएसएसओ 5 साल, पीएलएफएस एनुअल बेसिस पे आया। देन फिर आया हमारा यूजुअल स्टेटस, करंट यूजुअल स्टेटस बोल सकते हैं, सीयूएस बोलते हैं, जो क्रोनिक मेजर है। तो इसमें ये कहा था कि 365 दिन में डेट ऑफ सर्वे किसके थ्रू हम मेजर करते हैं कि कोई भी इंसान 1 साल के अंदर कितना काम कर रहा है, उसके बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट रेट करते हैं। तो प्रिंसिपल स्टेटस क्या है, द एक्टिविटी ऑन विच पर्सन स्पेंड रिलेटिवली लॉन्ग टाइम। मेजर टाइम क्राइटेरिया डेट एग्जाम्पल 183 डे और मोर। अगर वो 183 अगर उससे दिन से ज्यादा काम कर रहा है तो वो 1 ईयर एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। ठीक है, सब्सिडी स्टेटस क्या है, ए पर्सन वो है जो नॉन वर्कर, अनएम्प्लॉयमेंट है या आउट ऑफ लेबर फोर्स है या बाई प्रिंसिपल स्टेट बट वर्क फॉर एटलीस्ट 30 डेज ड्यूरिंग दिस ईयर। तो उन्होंने बोला कि कोई भी नॉन वर्कर है, अगर वो सिर्फ 30 दिन भी काम कर रहा है तो वो सब्सिडी स्टेटस में माना जाएगा। तो याद रखिएगा कि प्रिंसिपल स्टेटस प्लस सब्सिडी स्टेटस गिव द लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों, क्योंकि आपने क्या बोला, 1 साल में अगर किसी ने 183 दिन भी काम किया तो वो भी एम्प्लॉयड माना गया। ठीक है, उसने 30 दिन भी काम किया तब भी माना गया। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये जो माना जाता है लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट था, क्योंकि इट काउंट एवरीवन हु वर्क इवन, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट में उसको भी काउंट कर रहा था जो सिर्फ 30 दिन भी काम कर रहे थे। ठीक है, तो इसे एम्प्लॉयमेंट मेजर लॉन्ग टर्म और क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, इसके कारण हमारी क्या हो जाती थी, एक लॉन्ग टर्म और क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट को ऐसे मेजर। देन अब आया करंट वीकली स्टेटस। ठीक है, आईएलओ स्टैंडर्ड, आपको पता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रखा कि यस आप 7 दिन के अंदर बताइए कि 7 दिन के अंदर कोई इंसान कितना काम कर रहा है तब वो एम्प्लॉयड माना जाएगा। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई 7 दिन के अंदर 1 घंटा भी काम कर रहा है तो वो एम्प्लॉयड माना जाएगा, या 1 दिन भी काम कर रहा है 1 वीक के अंदर तो वो एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। तो ये जो करंट वीकली स्टेटस है, इस सर्वे में वी वर्किंग गेट प्रायोरिटी ओवर द सीकिंग वर्क एंड सीकिंग वर्क गेट प्रायोरिटी ओवर द नॉट सीकिंग वर्क। मतलब वर्किंग को प्रायोरिटी मिलेगी, देन जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा हमारी वर्किंग को प्रायोरिटी मिलेगी, और जो वर्क सर्च कर रहे हैं उसको ज्यादा मिलेगी जो काम नहीं ढूंढ रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने प्रायोरिटी रूल बना रखा था। तो आपको पता है ये किसने स्टैंडर्ड यूज किया था, आईएलओ ने यूज किया था, करंट वीकली स्टेटस, 1 वीकली में 1 घंटा 1 दिन काम। देन कम टू द करंट डेली स्टेटस, ये सबसे एक्यूरेट मेजर है जिसे हम अंडरएम्प्लॉयमेंट प्रॉपर चेक कर सकते हैं। इसमें कहता है हर 7 दिन ईच ऑफ द 7
डे प्रीसीडिंग द सर्वे, ठीक है, हर दिन आर ग्रीन मैटर द सर्वे रिकॉर्ड एक्टिवली स्टेट ऑफ एवरी डे ऑफ वीक। उसने बोला कि अगर कोई पर्सन 4 घंटे या उससे ज्यादा काम कर रहा है तो वो फुल डे माना जाएगा। अगर कोई पर्सन वर्क फॉर 1 आवर पर नॉट लेस देन 4 आवर्स, मतलब 1 घंटे से तो ज्यादा है पर 4 घंटे से कम काम कर रहा है तो उसे हाफ डे माना जाएगा। मतलब समझिए 4 घंटे से ज्यादा है तो फुल डे, 4 घंटे से कम है और 1 घंटे से ज्यादा है तो हाफ डे। ये मोस्ट एक्यूरेट मेजर है अंडर एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि ये बताता है कि हर दिन इंटेंसिटी ऑफ वर्क की, दोज एम्प्लॉयड सेम डे बट अनएम्प्लॉयमेंट अदर विद इन द सेम वीक, ठीक है। तो इसे हमें पता चल जाता है। तो ये सबसे अच्छा हमारे लिए क्या है, करंट डेली। देखो इस तरीके से यूजली स्टेटस कितना था, 365 डे। जो क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, जो बहुत लंबे टाइम तक अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं उनको मेजर करता है। करंट वीकली स्टेटस मैंने आपको बताया है 7 डे में, अगर कोई एक दिन काम कर रहा है, ठीक है, पूरे 7 डे में एक दिन या घंटे काम कर रहा है तब भी वो एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। तो इस तरीके से करंट डेली स्टेटस में मेजर इंटेंसिटी, मतलब एक दिन में अगर वो 4 घंटे काम कर रहा है तो फुल टाइम, अगर 4 घंटे से कम काम कर रहा है तो वो हाफ डे माना जाएगा। 24 आवर्स का तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं, ठीक। देन पी बाई क्यू, अगर मैंने फिर से आपको बता रही हूँ, यूजर जो स्टेटस है 365 डे रेफरेंस पीरियड में लेते हैं, वो क्या मेजर करता है, क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत लंबे टाइम से चला जाता है और जो कि 183 प्लस डेज से काम करता है तो उसे एम्प्लॉयड माना जाता है। CWS करंट वीकली स्टेटस जो है हमारा 7 डे है, जो वीकली यूटिलाइजेशन 1 आवर भी अगर वीक में काम कर रहा है तब भी माना जाए। CDS ईच डे अंडर एम्प्लॉयमेंट मेजर करता है, जो कि 4 घंटे या फिर उससे भी कम करेगा तो हाफ डे, उससे ज्यादा करेगा तो फुल डे। 10 फॉर्मूले आ गए। अब मैंने आपको बता दिया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैसे मेजर करेंगे। लेबर फोर्स क्या होती है, हमारी एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, पहले बता दिए, बाई टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। प्लीज पेन कॉपी ले लो और इनका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, ठीक है। देन सेकंड वर्कर पॉपुलेशन रेशियो पूछा जाए तो वर्कर पॉपुलेशन निकालना है तो कितना है, कितना एक्चुअल में वर्क कर रहा है, तो एम्प्लॉयड बाई टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालनी है तो आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट डिवाइडेड बाई लेबर फोर्स इनटू 100। लेबर फोर्स में कौन आ गया, एम्प्लॉयड प्लस अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो हमेशा याद रखिएगा अनएम्प्लॉयमेंट में हम किससे डिवाइड करते हैं, लेबर फोर्स। डिस्करेज वर्कर, अगर 2026 ट्रेन की बात करूं और डिस्करेज वर्कर कौन है, तो हिडन रियलिटी ये है, इफ समवन स्टॉप लुकिंग फॉर वर्क बिकॉज दे बिलीव नो जॉब्स आर अवेलेबल दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द। अगर मैं सपोज करूं मैं जॉब सर्च करना बंद ही कर दूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई जॉब अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या होंगी, लेबर फोर्स से हमारा क्या हो जाएगा, आउट हो जाऊंगी, ठीक है। अब वो मैं लेबर फोर्स में ना तो एम्प्लॉयड में मानी जाऊंगी ना अंडर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट में मानी जाऊंगी। दिस मेक द अनएम्प्लॉयमेंट रेट लुक लोअर देन द एक्चुअली। इससे क्या होता है, जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है कम हो जाती है। अगर सपोज करो मैं जॉब सर्च नहीं कर रही लेकिन मैं भी अगर उसके अंदर आ जाऊंगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर तो बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये इसलिए डिस्करेज वर्कर बोला जाता है। नेचर ऑफ इंडियन डेटा क्या है, इन इंडिया अर्बन रेट इज लो 3 to 4%, नॉट बिकॉज एवरीवन हैज ग्रेट जॉब, बिकॉज पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू स्टे अनएम्प्लॉयमेंट, दे आर फोर्स टू द लो। आपको पता है अर्बन जो अर्बन रूरल है वो हमारा लो है, बिकॉज ऐसा नहीं कि उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, लो है हमारी इंडिया में। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास अच्छी जॉब है, इसका मतलब ये है कि वो इतने पुअर हैं कि वो अनएम्प्लॉयमेंट अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो लो वेजेस पे काम करने लग जाते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या कैजुअल लेबर के फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। देखो इस तरीके से अगर मैं डिस्करेज वर्कर हुए, उन्हें लगता है कोई जॉब अवेलेबल नहीं है इसलिए वो काम ही नहीं करते। और लेबर फोर्स में कौन आते हैं आपको पता है, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयमेंट, और ये हमारे लेबर फोर्स में आता ही नहीं है। ये अगर इसको लगा के अब नहीं है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट से जो सर्च ढूंढ रहा था वो आउट हो गया। एक्सक्लूजन इफेक्ट नॉट काउंटेड एज अनएम्प्लॉयमेंट, नहीं माना जाएगा क्योंकि हमें क्या करना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को भी कम करना है। इससे क्या होती है, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो हो जाती है, जो डिस्करेज वर्क आउट ऑफ लेबर फोर्स हो जाते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा नेचर, कंपोजिशन और आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम पढ़ेंगे पीवाईक्यू सेशन, जो कि हर बार आपके 24 जो मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है वो मैंने कंसिडर कर। देखो फर्स्ट है हमारा जो कि 2019 में आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैलकुलेशन लेबर फोर्स। तो मैंने आपको अभी तुरंत बताया, देखो लेबर फोर्स अगर हम कैलकुलेट करते तो एम्प्लॉय तो इंक्लूड होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो सीकिंग वर्क है वो भी इंक्लूड होते हैं, कैजुअल लेबर जो काम कर रही है बेचारी वो भी इंक्लूड है, तो कौन से नहीं है, डिस्करेज वर्कर नहीं होते। डिस्करेज वर्कर कौन होते हैं, जो जॉब सर्च करना बंद कर देते हैं, ठीक है। देन
ऑप्शन नंबर 2, करंट फॉर्मूला फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मैंने आपको बताया अनएम्प्लॉयमेंट रेट का करंट फॉर्मूला क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाई लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में कौन आ जाएगा आपका, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड इंटू 100, ठीक है। तो ये होता है हमारा, इंटू कर दो आप 100, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो अनएम्प्लॉयड बाई पॉपुलेशन, नो ये नहीं होगा, अनएम्प्लॉयड बाई लेबर फोर्स, यस। आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। मेट्रिक कैप्चर इंटेंसिटी एंड हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने बताया कि इंटेंसिटी और सबसे ज्यादा हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कौन मैच करती है, यूजुअल स्टेटस तो नहीं करता। यूजुअल स्टेटस क्या होता है, जो क्रोनिक एम्प्लॉयमेंट को करता है, जो कि आपको पता है 365 डे में करता है। करंट वीकली स्टेटस, जो वीक में अगर किसी ने 1 घंटा भी काम किया है, जो कि आईएलओ ने दिया था, उसको मेजर करता है एम्प्लॉयमेंट को। करंट डेली स्टेटस है, जो कि ये देखता है कि यस इंटेंसिटी को मैच करता है, ठीक है। Then come to the PYQ 4. The use shaped curve in India associate with. use shaped मैंने आपको मेल पार्टिसिपेशन नो, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन मैंने आपको बताया क्यों है, क्यों यूज शेप्ड आ रहा है। पहले आपके पास पैसा नहीं है, इनकम नहीं है, इसलिए आप काम करते हो सर्वाइव करने के लिए, फिर आपके पास पैसा आ जाता है तो फिर आप जॉब विड्रॉ कर देते हो, फिर आप हायर एजुकेशन लेते हो, फिर मतलब लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करते हो। डेट्स वाई इज कॉल्ड द यूज शेप। तो योर आंसर इज द बी। Then come to the P by Q5, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ओकर। मैंने आपको बताया डिस्गाइज कब होता है, जब आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इक्वल टू 0 होती है। जैसे सपोज जब आप 5 लोग काम कर रहे हैं और 3 लोग काम कर रहे हैं, तब भी सेम आउटपुट है, आपने 2 लोग और लगा लिए तब भी सेम आउटपुट है, मतलब 2 लोगों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी, 0। जब ये कहलाएगा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। Then come to the question number 6, mismatch between डिग्री एंड टेक्निकल जॉब। मैंने आपको बताया, देखो फ्रिक्शन कौन होता है, फ्रिक्शन होता है कि जो कि एक जॉब छोड़ी उसने दूसरी जॉब को सर्च कर रहा है, फर्स्ट टाइम कोई जॉब सर्च कर रहा है, तो वो हो गया फ्रिक्शन, मतलब बेटर जॉब के लिए। साइक्लिकल क्या होगा, जब कोई हमारी कंट्री में कोई रिसेशन आ गया, ठीक है, जब ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाती है, जो उसको साइक्लिकल बोलते हैं। सीजनल क्या हो गया, आपकी एक पर्टिकुलर सीजन पे आपको काम मिलता है, और टूरिज्म हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। स्ट्रक्चर जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इसमें होता है मिसमैच, मतलब आपके पास डिग्री कुछ और है और इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट कुछ और है, तो जो इसके बीच में जो गैप है वो कहलाएगा स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। तो योर आंसर इज सी। देन कम टू द PYQ 7, इफ वर्कर एक्टिव फॉर लीस्ट 30 डे बट नॉट मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। मैंने आपको बताया कि अगर वो 30 दिन तक भी एक्टिव है, 30 दिन तक, ठीक है, पर वो और कहीं काम नहीं कर रहा, तो वो किसके अंदर आएगा, तो आपको पता है वो किसके अंदर आएगा, हमारा सब्सिडी स्टेटस वर्कर के अंदर। क्योंकि मैंने आपको प्रिंसिपल स्टेटस का क्या बताया, 183 डेज अगर काम कर रहा है तब भी है। सब्सिडी स्टेटस वर्क क्या हो गया, जैसे डिस्कस जो वो कि हमारा आउट ऑफ लेबर फोर्स जो माना जाता है, वो अगर 30 दिन भी काम कर रहा है तब भी वो नॉट अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर है, तो वो सब्सिडी स्टेटस, ठीक है। देन फॉर्मल एंटरप्राइज यूजिंग कॉन्ट्रैक्ट वर्क विदाउट द सोशल सिक्योरिटी। तो अगर कोई फॉर्मल कंपनी है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को यूज कर रही है, लेकिन उन्हें कोई सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो वो क्या है, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द फॉर्मल सेक्टर, मतलब फॉर्मल सेक्टर में वो लेकिन कोई परमानेंट नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो योर आंसर इज सी। Then come to the PYQ 9. Under the CWS, a person is employed if they work 1 hour. तो मतलब अब उसने बोला कि जो करंट वीकली स्टेटस है, अगर वो एक दिन भी काम कर रहा है तो कितना है, तो आपको पता है वो कितना, एक वीक में अगर वो एक दिन भी काम कर रहा है तो वो एम्प्लॉयड माना जाएगा। तो एनी 1 डे ऑफ रेफरेंस वीक, ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। देखो एजुकेशन पैराडॉक्स मींस अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, जो इलिटरेट लोग हैं, जो प्राइमरी सेक्टर के लोग हैं, ठीक है, वो लोग क्या है, वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट उनका हाई नहीं है, क्योंकि उन लोगों को क्या सर्वाइव करना है, उन लोगों के पास मतलब अपनी जीविका चलानी है, तो वो लोग जॉब करते हैं, ठीक है। देन हायर एजुकेशन लेवल, तो योर आंसर बी, जितना हायर एजुकेशन है उतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है। क्योंकि आपको पता है हम एक रिजर्व, जैसे हम ज्यादा एजुकेशन ले रही तो हमारा एक रिजर्वेशन बेस बन जाता है कि हमें इतना मिलेगा जब भी हम जॉब करेंगे, और फिर हम उस चीज का वेट करते रहते हैं गुड अपॉर्चुनिटी का। तो ये हमारा ऑप्शन है बी, हायर एजुकेशन जितना ज्यादा उतना अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, ऑकन लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी। आपको पता है इसने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि जो अगर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट
1% डाउन होता है, मतलब अगर बेरोजगारी 1% अगर हमारी कम होती है तो हमारा जो जीडीपी है वो 2 to 3% बढ़ जाएगा। तो योर आंसर इज बी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 12, द मिसिंग मिडिल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। कौन है मिसिंग मिडिल? देखो प्राइमरी सेक्टर तो एग्रीकल्चर है, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये 45% इसमें वर्किंग है, लेकिन देता सिर्फ ये 20% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। सर्विस में भी हमारा 25 to 30% है, लेकिन ये 50% से ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारे स्ट्रक मिसिंग है इंडियन इकोनॉमी। एटलीस्ट 25 to 30% ये जो भी मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं वो हमारा इंडियन इकोनॉमी में ये वहां ही स्टक होके रह गया है। देन सेकेंडरी, अभी ये क्वेश्चन है हमारा, पीएचडी होल्डर वर्किंग एज ए पियोन इज द एग्जांपल ऑफ। आपको पता है फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, और सीजनल भी टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट का, मतलब इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। तो फ्रिक्शन क्या था? जब आप कोई नई जॉब सर्च कर रहे होते हो तो जो ड्यूरेशन होता है एक जॉब को छोड़ने से बेटर जॉब की सर्च करने का, वो फ्रिक्शन कहलाता है, ठीक है। सीजनल क्या होता है? जब पर्टिकुलर आप किसी एक सीजन में, जैसे एक एग्रीकल्चर हो गया, टूरिज्म हो गए, हॉलीडे में ज्यादा वो बूम पे रहता है, तो ये हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अब जो ये एग्जांपल है वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि पीएचडी के पास क्या हाई डिग्री है और काम कैसा कर रहा है? पियोन का। तो अब हम क्वेश्चन आता है विजिबल या अनविजिबल के अंदर। देखो विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट ये हो गया कि कोई भी पर्सन फुल टाइम जॉब करना चाहता है, लेकिन उसे 2 घंटे का काम मिला है सिर्फ, तो वो बाकी के 6 घंटे अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो काम नहीं कर रहा, तो वो हो गया विजिबल, मतलब शो कर रहा है। लेकिन इनविजिबल क्या होता है कि कोई फुल टाइम जॉब कर रहा है, लेकिन उनका जो पेज है वो बहुत टू लो है, ठीक है, उनका जो स्किल है वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। तो जो पीएचडी उसके पास हायर स्किल है, लेकिन पियोन का काम कर रहा है, तो वो क्या है, उसके लो वेजेस मिल रहा है, उसकी स्किल भी यूटिलाइज नहीं हो पा रही, तो वो क्या कहलाएगा? इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो योर ऑप्शन इज बी। ओके, then come to the question number 14, the Lewis model shift सरप्लस लेबर फ्रॉम। तो ना लेविस मॉडल का क्या था कि जो सरप्लस लेबर है, जो हमने एग्रीकल्चर में जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा था, वो कहाँ जा रही है? तो आपको पता है जो हमारी जो लेबर थी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, वो कहाँ जा रही है? एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री जा रही है, विदाउट द इंक्रीजिंग ऑफ वेजेस। तो योर आंसर इज बी, ठीक है, ये हमारा लेविस मॉडल ने करी थी। देन कम टू द PYQ 15, द लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इन इंडिया। सबसे ज्यादा अगर माना जाए कि सबसे ज्यादा कैटेगरी एम्प्लॉयमेंट की स्टेटस कहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जो कि हमारा अप्रोक्स 45 to 50% है। कैजुअल हमारे 22 to 24 हैं, देन हमारे 21 to 23 हैं, इस तरीके से है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इन इंडिया। देन कम टू द PYQ 16, टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट बिटवीन जॉब। अगर मान के चलो एक टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है जो जॉब के बीच में, उसे क्या बोलते हैं? मैंने अभी आपको बताया था फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, कि दो जॉबों के बीच में जो शॉर्ट ड्यूरेशन है, एक जॉब को सर्च करने के लिए दूसरी जॉब में जो काम करे वहां से छोड़ने से लेकर दूसरी जॉब में एंटर करने के बीच में जो कहलाता है वो फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? मिसमैच है कि आपके पास डिग्री किसी और की है और एम्प्लॉयर को डिमांड किसी और की है, तो स्ट्रक्चर हो गया। साइकिल जब रिसेशन होता है, ठीक है, क्रोनिक बहुत लंबे टाइम से, तो योर आंसर इज द सी। अगर मैं बात करूं द सर्वे डेट रिप्लेस नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यूनियन राउंड इन 2017। आपको पता है पहले ये क्या होता था, 5 साल में, जब हिस्ट्री की बात करूं तो ये 5 साल में एक बार हम अनएम्प्लॉयमेंट लेबर का चेक करते थे, लेकिन अब क्या आ गया? पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे आ गया, जो कि आपकी एनुअली चेक करता है। तो इसने इसको क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 18, इन सीडीएस ए फुल डे रिक्वायर। तो मैंने आपको बताया करंट जो डेली स्टेटस होता है उसमें एटलीस्ट आपको 4 आवर काम करोगे तो आपको फुल डे माना जाएगा। अगर 1 घंटे से ज्यादा 4 आवर से अगर काम किया, तो कम काम किया तो आपको हाफ डे माना जाएगा, ठीक है। देन योर आंसर इज बी। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 19, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द इकोनॉमिक रिसेशन। आपको पता है इकोनॉमिक रिसेशन होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि एक इकोनॉमिक रिसेशन ये हमारा बढ़ा, देन इकोनॉमिक रिसेशन आया तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारी और ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया। ये हमारा सीजनल आपको पता ही है, स्ट्रक्चर आपको गैप वाला है, और डिस्गाइज आपका जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपकी 0 जब आता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, फिलिप कर्व शो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द इन्फ्लेशन। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हो रहा है फिलिप्स कर्व ये है, तो ये कहलाता है इनवर्स रिलेशनशिप। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका इन्फ्लेशन हाई है,
ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगी, लो होगी। अगर इन्फ्लेशन लो है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाई होगी, ठीक है। Then come to the question number 21. Sector with the highest workforce share but the lowest GDP contribution. You know everyone, प्राइमरी जो सेक्टर है हमारा, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो सबसे ज्यादा उसमें वर्कफोर्स है, 45 to 50% वर्कफोर्स है, लेकिन वो जीडीपी में सिर्फ कितना देती है, 20%। और सर्विस जो है उसमें सबसे कम है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, एजुकेटेड यूथ वेट फॉर जॉब ड्यू टू द हाई। मैंने आपका जो ज्यादा पढ़ा लिखा यूथ है वो किसके लिए वेट करता है, जॉब के लिए। क्यों, क्योंकि उसके हाई रिजर्वेशन वेजेस है, मतलब उसका एक पर्टिकुलर वेज पीरियड है कि अगर मैंने इतनी पढ़ाई करी तो कम से कम इतना तो मुझे मिलना चाहिए, अदरवाइज मैं जॉब नहीं करूंगा। तो वो वेट करते हैं बेटर जॉब के लिए, डेट्स वाई अनएम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ रहा है, तो ये हमारा कहलाता है रिजर्वेशन वेज। Then question number 23, wanting a full time work but get only 2 hours a day। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि दो तरह के अंडर एम्प्लॉयमेंट होते हैं, एक फुल टाइम काम करना चाहते हैं, सिर्फ उन्हें 2 घंटे का मिला पार्ट टाइम का, एक है बेचारे की बहुत हायर डिग्री है लेकिन फुल टाइम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो वेजेज है वो बहुत लो है। तो देखो, जो जिनकी वेजेस बहुत लो है फुल टाइम कर रहे हैं, जैसे पीएचडी प्योन का काम कर रहे हैं, तो वो हो गए इनविजिबल। विजिबल क्या है, जो चाहते तो फुल टाइम लेकिन उन्हें सिर्फ काम 2 घंटे का मिला है, तो वो है विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो योर आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 24, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस रेफरेंस पीरियड। तो मैंने आपको बताया यूजुअल जो प्रिंसिपल स्टेटस है वो उसमें हम क्या रेफरेंस पीरियड रहता है हमारा 365 डे का रहता है, सब्सिडी स्टेटस का रहता है 30 डे का। तो आपको पता है 365 डे के बेसिस पे हम इसे चेक करते हैं, जिसमें 183 डे काम किया हो तो वो एम्प्लॉय माना जाएगा। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 25, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ड्रॉप एज ए इनकम इनिशियली राइज टू सिंगल। तो मैंने आपको बताया कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो ड्रॉप हो जाती है एज ए, उनकी इनकम ड्रॉप हो जाती है कि क्या मतलब कहते हैं ना कि क्या उनके क्या रीजन होता है, क्या राइज होता है। तो आपको पता है बेटर ट्रांसपोर्ट नो, रेगुलेटरी शिफ्ट नो, इलिटरेसी नो। इनका है हायर सोशल स्टेटस, जब उनके पास इनफ इनकम हो जाती है तो ड्यू टू द सोशल स्टेटस वो जॉब छोड़ देती हैं, ठीक है। हमारा क्या हुआ, लेबर मार्केट का अनएम्प्लॉयमेंट टाइप क्या होते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट नेचर कंपोजिशन, ये सारा पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम उनके टाइप्स ऑफ लेबर मार्केट पढ़ेंगे और अदर जो सिलेबस में होगा वो स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कम से कम 500 सब्सक्राइब करो, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आपको क्यों इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को, जिन लोगों को नीड है उनको शेयर करो, एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट करो। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।